गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनिल नायक है। मैं मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे टॉपिक में जो हम बात करेंगे, जिन सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, वो है बैंकों की संरचना। मैंने बोर्ड पे पीछे लिख रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा कि बैंकों के बारे में हम जो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज, जो उनकी संरचनात्मक जो स्थिति है टोटल बैंकों की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैंकों की संरचना में कि बैंक कितने प्रकार के बैंक है। तो सबसे पहले संरचनात्मक आधार पे बैंकों को दो ग्रुप में बांटा गया है, वो है व्यापारिक बैंक और दूसरा है विनियोग बैंक। व्यापारिक बैंक ऐसे बैंक है जो अल्पकालिक वित्त की पूर्ति करते हैं। ऐसे बैंक सामान्यतः जो WC होती है व्यवसाय में, ठीक है, खेतों में, कृषि में और में जो WC वर्किंग कैपिटल है, जो अल्पकालिक समय के लिए दी जाती है, उसकी व्यवस्था की जाती है इन बैंकों के द्वारा। तो इस प्रकार के बैंक अल्पकालिक वित्त की पूर्ति करने वाले बैंक होते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है विनियोग बैंक। विनियोग बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो लंबी अवधि के जो ऋण है वो उपलब्ध करवाते हैं या लंबी अवधि के वित्त की पूर्ति करवाते हैं। ऐसे बैंक सामान्यतः उद्योगों को जो आधारिक संरचना के लिए, उद्योगों के आधारिक संरचना के लिए जो पैसे की जो जरूरत पूर्ति होती है, उसकी जो समुचित व्यवस्था है वो इनके द्वारा की जाती है। जैसे कि जो लंबी अवधि के जो सामान्यतः हम देखते हैं कि 5 से ज़्यादा वर्ष की अवधि के ही होते हैं, तो 5 से अधिक वर्ष की जो अवधि है उसके जो ऋण है इस प्रकार के बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। भारत में जो हमारे जो ये बैंक है, जो इसमें बड़े बैंक आते हैं, जिसमें औद्योगिक विकास बैंक है, औद्योगिक वित्त निगम है और नाबार्ड है। इस प्रकार के मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें जो लंबी अवधि के जो ऋण देने वाले संस्था, उनके सभी का हमने डिटेल से वर्णन किया हुआ है। तो नॉर्मली मैं इनके बारे में ऐसे बताऊंगा। ओके, तो इस तरीके से ये दो बैंक, सामान्यतः इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 जो ये व्यापारिक बैंक है वो अल्पकालिक वित्त की पूर्ति करते हैं। दूसरा जो विनियोग बैंक है ये दीर्घकालिक ऋण की पूर्ति करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इनके 4 रूप है। 4 रूपों में हम बात करते हैं। इकाई बैंकिंग, इसको एकल बैंकिंग भी बोलते हैं, शाखा बैंकिंग, चेन बैंकिंग, चेन या माला, ठीक है, इसको इंग्लिश में चेन बोलते हैं, हिंदी में माला के नाम से जानते हैं। तो चेन या माला बैंकिंग और समूह बैंकिंग, ये 4 इनके रूप है। तो हम इन 4 रूपों में से आज नंबर 1 इकाई बैंकिंग की बात कर रहे हैं। इकाई बैंकिंग के क्या लाभ होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और ये इकाई बैंकिंग है क्या। यानी इकाई बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही बैंक होता है और उस एक ही बैंक का एक ही कार्यालय होता है और समस्त कार्य का संचालन उसी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः ये आस पड़ोस के जो नज़दीकी क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको कृषि की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा जो आस पड़ोस के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनको ये ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार के बैंकों को हम इकाई बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इनका जो स्टार्टिंग है वो हुआ था 1902 में अमेरिका में। भारत में ऐसा बैंक न के बराबर है नहीं है, और ये मुख्य रूप से अमेरिका के ही है। अमेरिका में 1902 में इनका सूत्रपात हुआ था और उसके बाद से ये बैंक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो इस प्रकार के बैंकों का क्या लाभ होता है, क्या इनके दोष होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इनके लाभ। एकल बैंकिंग लाभ, स्वतंत्र व्यवसाय, इनका खुद का व्यवसाय होता है। इनकी खुद के जो शेयर जारी करके अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और इनके जो खुद के जो सदस्य होते हैं वो इनके शेयरों को खरीदते हैं। तो इस तरीके से इनका खुद का ही सिस्टम होता है। तो इस तरीके से इनका जो व्यवसाय का जो संचालन वो स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा होता है इनका स्थानीय कल्याण। ये एक सीमित क्षेत्र में ही लोन की जो पूर्ति करवाते हैं, तो इसलिए ये स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए विशेष रूप से फायदा दिलाते हैं। तो इस तरीके से ये स्थानीय जो उद्योग धंधे या कृषि, छोटा मोटा आसपास के जो कृषि क्षेत्र है उनको लाभ देने वाले होते हैं। तीसरा जो इनका जो टॉपिक है वो है कार्यकुशलता में वृद्धि। देखिए, जब एक सिंगल काम करता है, कोई भी सिस्टम हो, तो वो अच्छे से काम करता है, दूसरे का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसलिए इनकी कार्यकुशलता में आप अच्छे से वृद्धि देख सकते हो।
चौथी इसकी जो लाभ है, जो एडवांटेज है, वो है अकुशल बैंकों की समाप्ति। यदि आस पड़ोस में अकुशल बैंक चल रहे होते हैं और साथ में इस प्रकार के बैंक भी आके सेटअप हो जाए, तो अकुशल बैंकों को ये वहां से बाहर कर देते हैं। बाहर का मतलब है ये अच्छे से काम करेंगे तो ग्राहक इनकी तरफ आएंगे और वो बैंक, उनका काम धीरे धीरे काम बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अकुशल जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ये समाप्त करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एकाधिकार पर रोक। जो बड़े बैंक होते हैं उनकी शाखाएं भी होती है, बहुत सारा उनका लंबा चौड़ा सिस्टम होता है, तो उनका एकाधिकार होता है। लेकिन ये ऐसे बैंक होते हैं क्योंकि इनका खुद का अपने आप में एकाधिकार होता है और ये एक ही होते हैं, तो ये अन्य जो एकाधिकार होता है उसको समाप्त करते हैं। यदि कोई बैंक अपने मनमाने तरीके से ब्याज की ऊंची रेट ले रहा है और अलग अलग प्रकार के नियम लगा रहा है, तो इस प्रकार के जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाते हैं। कहीं ना कहीं जो एकाधिकार के जो नुकसान होते हैं उनको कम करने में इन बैंकों का बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज का जो पॉइंट है वो है प्रबंध में सुविधा, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र सीमित होता है और कुछ है कि लोग इसमें ज्यादा काम करने वाले नहीं होते हैं, तो इनका जो कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण इनकी जो प्रबंध व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ होती है और आसानी से संचालित होने वाली होती है। और नेक्स्ट इसका जो लाभ का पॉइंट है, एडवांटेज, वो है लोचशीलता का गुण। यानी इनका खुद का संचालन होने के कारण ये अपने जो क्रियाकलाप होते हैं वो उसमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। लोचशीलता का मतलब होता है परिवर्तन करना, तो ये अपने सिस्टम में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यदि ये ब्याज की रेट में अप एंड डाउन कर सकते हैं, अपने जो पैसे होते हैं उनमें कमी या वृद्धि कर सकते हैं, तो इस तरीके से इनमें लोचशीलता है उसका गुण पाया जाता है और ये कि अच्छी चीज होती है। अब ये तो इसके कुछ फायदे थे, अब इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो है सबसे पहला भौगोलिक स्थिति का जोखिम। यदि किसी जगह की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ठीक है, मान लो कोई पिछड़ा क्षेत्र है, तो वहां बैंकिंग सिस्टम क्या है, थोड़ा सा कमजोर होता है। लेकिन सपोज करिए ऐसा बैंक ऐसे जगह जो पिछड़े क्षेत्र में सेटअप हो गया है, अब वहां उसको वापस उस क्षेत्र में उस क्षेत्र को बढ़ाने का वो जिम्मेदार ले लेता है बैंक है। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में विकास करना बहुत मुश्किल काम होता है और उस भौगोलिक स्थिति के कारण यदि वो बैंक डूब जाता है, तो क्योंकि बैंक तो एक ही होता है, एकल सिंगल बैंक होता है, तो वो उसका सारा का सारा सिस्टम ही डूब जाता है। इस प्रकार से बैंक के बंद होने की नौबत आ जाती है। तो इस तरीके से किसी विशेष प्रकार की भौगोलिक स्थिति के कारण भी ये इनमें बड़ी जोखिम होती है। तो इसलिए इस प्रकार के बैंकों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ सेटअप होने जा रहे हैं और कहीं ऐसी जगह तो नहीं है कि जहाँ वो सेटअप होंगे वहाँ लगातार नुकसान उठा करके वो बंद होने की कगार पे आ जाएंगे। तो ये इन सब चीज़ों को क्या देख लेना चाहिए। दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट चल रहा है दोस्त का, वो है असंतुलित विकास। देखिए ये बड़े शहरों में, ठीक है, जो विकसित क्षेत्र होते हैं ये बैंक वही लगते हैं, जबकि हम जानते हैं कि विकसित क्षेत्रों में तो ऑलरेडी विकास हो चुका है। तो जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता होती है वो होते हैं पिछड़े क्षेत्र। तो इन बैंकों को आप पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए, जबकि इस प्रकार के जो बैंक होते हैं वो शहरी क्षेत्र में या विकसित क्षेत्र में ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पिछड़े क्षेत्रों में लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, बैंकों के बंद होने के चांसेस भी हो जाते हैं पिछड़े क्षेत्रों में यदि वो सेटअप अपना लगा ले। यदि वो स्थिति से बुरी स्थिति में फंस जाए, लोगों को पैसे दे दे, पैसा वापस लोग दे नहीं, तो इस तरीके से बुरी स्थिति आने पर वो नुकसान उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका समस्या का एक विषय है ये। तो इसलिए असंतुलित विकास होता है अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट पॉइंट इसका सरकारी नियंत्रण कठिन, क्योंकि आप जानते हो कि इस प्रकार के बैंक होते हैं उनका खुद का ही नियंत्रण होता है अपने आप पे। लेकिन इस प्रकार के बैंक यदि बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तो सरकारी नियंत्रण इस पे कठिन हो जाता है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई कर्मचारी होता नहीं है कि जो इसके आंतरिक जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण बना सके या उसको देख सके या उसको मॉनिटर करके आगे कहीं बता सके। तो इस तरीके से ये बड़ी एक समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार के बैंकों में सरकारी नियंत्रण होता नहीं है, और सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो फिर यह बैंक अपनी मनमानी तरीके से काम करेंगे
और लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। जिस तरीके से ये एक जगह पिछड़े क्षेत्र में खुल करके, ठीक है, एक बैंक खोला जाता है पिछड़े क्षेत्र में और अच्छे से काम कर रहा है, तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये जब दूसरे शोषण वाली प्रवृत्ति अपना ले तो फिर लोगों का नुकसान निश्चित रूप से होता है। तो इसलिए सरकारी नियंत्रण इनमें थोड़ा कम होता है, तो इसलिए ये बड़ी दिक्कत का मामला है। तो ये इसकी समस्या का तीसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके दोष का है, वह बड़े पैमाने के लाभ नहीं। हम देखते हैं कि जब एक बैंक है उसकी बड़ी शाखाएं होती है, ठीक है, हमारे देश में शाखा बैंकिंग है, लेकिन ये हम अमेरिका की बात कर रहे हैं जहां एकल बैंकिंग है। तो जहां बड़ी मात्रा में बैंक होते हैं, उनकी शाखाएं होती है, तो उनका लाभ भी बहुत बड़े स्तर पे होता है, लेकिन ये सिंगल होते हैं, तो इस तरीके से उनका जो पैमाने के जो लाभ होते हैं, यानी बड़े स्तर पे काम करने का जो लाभ होता है, वो इनको नहीं मिल पाता है। जैसे कि एक, अब हम सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ लाभ, कि यदि मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं कि 1 किलो हमें टमाटर लेने हैं, वो किसी बंदे से, दुकानदार से जाके बोलते हैं कि 1 किलो टमाटर लेने हैं, वो कहेगा अभी 20 रुपए किलो लगेंगे, लेकिन वो कहता है नहीं मेरे को तो 50 किलो लेने हैं, यानी बड़े पैमाने पे लेना है। तो वो कह रहे हैं ठीक है अभी आप 12 रुपए किलो लगेंगे, आपको 50 किलो लेते हो तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि बड़े पैमाने पे आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से इस प्रकार के बैंक होता है, जब एक ही बैंक है तो इसका बड़े पैमाने के जो लाभ है वो इसको नहीं मिल पाते हैं, और इस प्रकार के बड़े पैमाने के लाभ केवल जो शाखा बैंकिंग होते हैं उन्हीं को मिलता है, जो बड़े स्तर पे जो इनका जंजाल फैला हुआ है बैंकों का। तो इस तरीके से ये इसकी एक बड़ी समस्या है कि बड़े पैमाने के लाभ ये नहीं ले पाता है। ब्याज दरों की असमानता, ये एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है इस प्रकार के बैंकों में, क्योंकि ये अलग जैसे दूसरे गवर्नमेंट बैंक होते हैं, अदर बैंक होते हैं या अनुसूचित बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, उनकी ब्याज की रेट अलग होती है, जबकि ये अपनी मनमर्जी से ब्याज की रेटें तय करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो बैंक होते हैं उनमें ब्याज की जो दरें हैं, ब्याज की जो रेट है, उनमें असमानता आती है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो यदि ब्याज की रेट, नॉर्मल रेट जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, उससे ये ज्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, कम ले रहे तो फायदे में होते हैं, लेकिन इनकी रेट है जो ज्यादा होती है और ये लगातार बदलाव करते रहते हैं, तो ग्राहक भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में होते हैं कि क्या इस बैंक में खाता खुलवाया जाए या क्या इस बैंक से ऋण लिया जाए। तो ये सोचने वाला विचार होता है, तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो इस तरीके से ब्याज की दरों में असमानता भी एक समस्या का कारण होता है। लास्ट इसकी जो समस्या है वो है साधनों की सीमितता। साधनों की सीमितता का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जो बैंक होते हैं उनके पास संसाधन सीमित में ही होते हैं। जब साधन सीमित होंगे तो एक बड़ी समस्या होगी कि आप इनको बड़े स्तर पे काम नहीं कर पाओगे। तो साधन सीमित होने के कारण इनका सारा काम लिमिट में होता है। यदि इनके पास 5 करोड़ की पूंजी है तो ये 5 करोड़ तक का व्यवसाय कर सकते हैं। यदि इनके पास जो बड़े ऐसे ग्राहक आ जाए कि इनको चाहिए कि हाँ भाई हमने बड़ा सेटअप करना है तो हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो एक जने को 2 करोड़ रुपए दे देंगे, तो फिर उनके जो और ग्राहक है उनको नहीं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इनका जो क्षेत्र होता है तो इनके संसाधनों मतलब पैसे से है, इनका पैसा क्या है लिमिट में होता है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है, जल्दी से इनको पैसा मिल नहीं पाता है, तो ये एक समस्या का विषय है। तो इस तरीके से कुछ इनके इस बैंकों की जो इकाई बैंकिंग के कुछ लाभ थे और कुछ दोष। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है शाखा बैंकिंग। व्यापारिक बैंकिंग हमने चर्चा करी अभी, अब है शाखा बैंकिंग। शाखा बैंकिंग के भी इसी प्रकार से जो लाभ और दोष है हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं, सभी को आप दिखाई दे रहे हैं। तो शाखा बैंकिंग क्या होता है? शाखा बैंकिंग, भारत की बात करें तो भारत में शाखा बैंकिंग कार्यरत है। इसका जो आप देखो एग्जांपल, जैसे एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, यूको बैंक है, देना बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इस प्रकार के जो ये बैंक है इन सभी का जो सिस्टम है वो शाखा बैंकिंग है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है, तो पेड़ जैसे मैं नाम लेता हूं, जैसे एसबीआई बैंक है, ठीक है, ये एक पेड़ है और पेड़ के जैसे शाखाएं होती है, ठीक है, उसी प्रकार से एसबीआई की बहुत सारी शाखाएं अलग अलग जगह पे छोटे छोटे बैंक और इनके बंटे हुए हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस प्रकार के जो बैंक है, तो इस तरीके से इनको शाखा बैंकिंग कहा जाती है, यानी नाम एक और इनके छोटे छोटे बहुत सारे शाखाएं। ये इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम होता है इनका। तो हमारा जो टॉपिक है वो है शाखा बैंकिंग का। सेकंड टॉपिक शाखा बैंकिंग, ठीक है।
और एग्जाम्पल के रूप में हम भारत में कहेंगे, क्योंकि ये सिस्टम है इंग्लैंड द्वारा ये संचालित सिस्टम है, और इंग्लैंड में इसी प्रकार का जो है ये सिस्टम है शाखा बैंकिंग का, और भारत में भी इस प्रकार का जो सिस्टम है हमें देखने को मिलता है शाखा बैंकिंग का। तो इस प्रकार से शाखा बैंकिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है हमारे देश में। तो इस प्रकार के जो सिस्टम में किस प्रकार की जो समस्याएं आती है, किस प्रकार के इनके लाभ है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो सिस्टम में हम क्या लाभ होते हैं उनके बारे में बात करने वाले। बड़े पैमाने के लाभ, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट जो हमारी टॉपिक था उसमें हमने चर्चा करी थी कि छोटे एक सिंगल रूप में काम करोगे तो आपको कम लाभ मिलेगा, और बड़े स्तर पे काम करोगे तो ज्यादा मिलेगा। तो यही इसका फायदा है शाखा बैंकिंग में कि किसी ब्रांच ने कम पैसा कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, इस तरीके से बड़ी स्तर पे यदि टोटल ऑल ओवर सभी को मिलाते हैं तो एक बड़ी राशि इकट्ठी होती है। तो ये फायदा इसका होता है कि बड़े पैमाने के लाभ है। तो बड़े स्तर पे काम करने से इनको बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होता है। धन का हस्तांतरण है जो सरल हो जाता है, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक बैंक अपनी ही दूसरी शाखा में पैसा जब भेजता है तो इजी होता है, क्योंकि वो सीधे ट्रांसफर कर देता है उसके दूसरे बैंक के अकाउंट में। तो धन का जो हस्तांतरण है वो बहुत इजी होता है। ये जबकि दूसरा यदि कोई अन्य बैंक है तो उसमें कैश लेकर के जाना पड़ता था जमा करवाने के लिए, ठीक है। एकल बैंकिंग में ऐसा सिस्टम है, लेकिन शाखा बैंकिंग में फायदा होता है कि बस कुछ आपने कंप्यूटर पे बटन दबाए और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो ये इजी रहता है काम। तीसरा, भौगोलिक का जोखिम कम, क्योंकि हमने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में जो पिछड़ापन है उन क्षेत्रों में यदि इस प्रकार के बैंक है यदि वो स्लो चल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो अच्छे क्षेत्रों में, जो विकसित क्षेत्रों में हमारी संस्थाएं, जो दूसरी जो बैंक है वो अच्छे तरीके से काम कर रही होती है, तो वहां कम लाभ हो रहा है पिछड़े क्षेत्रों में, लेकिन जो विकसित क्षेत्रों में अच्छा लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कोई घाटे वाली बात नहीं होती, ऑल ओवर प्रॉफिट में रहते हैं इस प्रकार के जो बैंक है। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है संतुलित बैंकिंग विकास। तो इसमें क्या है, बैंकों का जो सिस्टम होता है वो लगातार ग्रो करता है। और संतुलित इसको कहे ना कि एक जैसे भोजन होता है ना संतुलित, जिसमें सारी चीजें मिल जाती है। तो बैंकिंग सिस्टम का जो संतुलित विकास है वो शाखा बैंकिंग से ही होता है। इसमें बैंकों को हर प्रकार की जो इसमें जैसे बैंकों में खाते होते हैं, बैंकों के ऋण के जो सिस्टम होते हैं वो सभी प्रकार के सारे संचालित होते हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग का संपूर्ण रूप से इसमें विकास होता है। नेक्स्ट इसका है वो है वैज्ञानिक प्रबंध। जिस प्रकार से विज्ञान में ट्रेनिंग दे करके कुछ रिसर्च करके कुछ नए काम किए जाते हैं, उसी प्रकार से बैंकों में आजकल ये चलन है कि नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको प्रशिक्षण दी जाए, या कुछ नए शोध किए जाए, ठीक है, जो प्रबंध में जो नए शोध है जिनसे कि बैंकों का और अच्छे तरीके से संचालन किया जा सके। तो उन वैज्ञानिक विधियों को भी अपनाया जा रहा है। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध भी बैंकों में देखने को मिलता है। नकद कोषों में बचत। अब यदि नकद में यदि आप लेन देन करोगे तो बड़ी मात्रा में नकदी का इधर से आवागमन हो जाता है, इधर से उधर की ओर। लेकिन जब शाखा बैंकिंग का सिस्टम होता है तो इसमें क्या ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, नकद का लेन देन की जरूरत नहीं होती है। आपको इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने हैं, यदि एक ही शाखा है तो जैसे आप बस इंटरनेट के माध्यम से आप तुरंत उस दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हो। तो ये काम इजी हो जाता है। तो नकद का लेन देन का जो सिस्टम है, क्योंकि उसमें देखो डर भी रहता है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नकदी भेज रहे हो। ये पहले सिस्टम था, लेकिन आधुनिक युग में ये सिस्टम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट के आ जाने से जो इंटरनेट जब बैंकों में यूज होने लगा है तो ट्रांसफर का जो सिस्टम वो बहुत इजी हो गया है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, जबकि ले जाने में बड़ी दिक्कत थी, बीच में चोरी होने का, खोने का ये बड़ा डर रहता था। तो इस तरीके से नकद कोषों में बचत होती है। साधनों का कुशल विनियोग। संसाधनों का, तो शाखा बैंकिंग में एक अच्छी चीज ये है कि जो संसाधन होते हैं पैसे का अच्छे से विनियोग होता है, पैसा अच्छे से लगाया जाता है इस सेक्टर में और अच्छे से ही वापस रिटर्न मिलता है इनको। ब्याज दर में समानता। तो ये भी एक चीज देखने को मिली है कि जो जो शाखा बैंकिंग होती है इसमें ब्याज की दरें हैं वो लगभग समान सी रहती है। हम बात करें हमारे देश में जो बचत खाता है उस पर लगभग 3-3.25% के आसपास, 3.25% के आसपास बचत खाते पे ब्याज मिलता है, जो कई सालों से एक ही सिस्टम बना हुआ है इस प्रकार। और इसके अलावा जो
एफडी अकाउंट होता है। एफडी अकाउंट में लगभग 8%, 7-8% के बीच में रहता है। तो इसमें क्या है, ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है। एकल बैंकिंग में बड़ा अप एंड डाउन होता है, यानी बहुत ज्यादा एक जो ब्याज की रेट ऊंची चली जाती है तो हो सकता है नीचे भी चली जाए, लेकिन इसका लगभग 7-8 के आसपास ही रहा है। तो लगभग इतना सा ही रहता है, 8 के आसपास। तो ये इसका फायदा है कि ब्याज दरों में क्या है, समानता बनी रहती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेष जो लाभ है, एडवांटेज है, वो है बैंकों का असफल कम होना। तो इसमें एक ये फायदा होता है कि बैंक असफल कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि एक बैंक असफल होता है तो दूसरे बैंक उसकी हेल्प करके उसको वापस ऊपर उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शाखा तो बैंक तो एक ही है और सभी शाखाएं मिलकर काम कर रही है उसका। तो किसी एक शाखा में कोई दिक्कत आती है तो सारी अन्य शाखाएं मिलकर के उस बैंक को वापस ऊपर उठा लेती है। उसकी जो वित्त की समस्या है और समस्या वो सारी पूर्ति करके और उस समस्याओं के निदान इजी से हो पाता है। तो इस तरीके से बैंकों का असफल होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो एडवांटेज है वो है सरकारी नियंत्रण में सुविधा। क्योंकि इस प्रकार के जो बैंक है लगभग भारत में उन सभी में सरकार का नियंत्रण है। तो सरकारी नियंत्रण के कारण है जो ये बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं और सरकारी नियंत्रण भी अच्छे से हो रहा है इन पे। तो इस तरीके से इस प्रकार के कुछ एडवांटेज थे शाखा बैंकिंग के। अब इसके कुछ नुकसान भी है, दोष भी है, उन पे चर्चा कर रहे हैं। वो है प्रबंध एवं निरीक्षण में समस्या। क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और इनका जो प्रबंध एवं निरीक्षण करने वाले, जैसे मान लो एक डिपार्टमेंट होता है, उसको कह दिया जाए कि आपका यही काम है, आप बैंकों में ऑडिट करोगे, जांच करो कहीं गड़बड़ नहीं चल रही है और चलिए। लेकिन शाखाएं इतने लंबे क्षेत्र में यदि फैली हो, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो फिर वो जल्दी से उनका काम है जो नहीं हो पाता है। तो बड़े क्षेत्र में इनको ज्यादा के जांच करनी पड़ती है। तो या तो इनका जो स्टाफ है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, और यदि स्टाफ बढ़ाओगे तो खर्चा भी ज्यादा लगेगा। लेकिन यदि आप सीमित संख्या में स्टाफ से काम करवाओगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से ये दिक्कत आती है कि जो निरीक्षण का और जो काम है वो है थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये दिक्कत है। एकाधिकारी प्रवृत्ति, ये एक दिक्कत हो रहा है कि इस प्रकार के जो बैंक है उनका लंबा चौड़ा सिस्टम एरिया में सारा फैला होता है। तो इस तरीके से इनका एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है और ये दूसरे बैंकों को जल्दी से मार्केट में आसानी से आने भी नहीं देते हैं और मार्केट से जल्दी से ये कंपटीशन में उनको बाहर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका एकाधिकार भी बना रहता है। तो इनमें एकाधिकारी प्रवृत्ति रहती है। अनुचित आर्थिक प्रतियोगिता, अभी हमने जिस पहले जो टॉपिक था उसमें मैंने बोला कि ये दूसरे बैंक को मार्केट में आने नहीं देते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो ये जो अनुचित प्रतियोगिता होती है उसी का एग्जांपल है। तो अनुचित प्रतियोगिता का मतलब यही है कि दूसरे बैंक जैसे मार्केट में आते हैं तो ये बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट में कमी कर देंगे, ठीक है। और यदि बचत बैंक यानी लोगों को जो यानी यदि दोनों सपोज करिए एक बैंक नया आया है और एक बैंक पहले से सेटअप है जो शाखा बैंकिंग का है, ठीक है। दूसरे बैंक अपनी शाखा उसमें सेटअप करी, ये बैंक क्या कर रहा है, उसको मार्केट से निकालना है, ठीक है। जो पुराने पहले सेटअप था तो उसको मार्केट से जो नया आया है उसको निकालने क्या करेगा, अपनी जो ब्याज की रेट है उसमें परिवर्तन कर देगा। यदि फिक्स डिपॉजिट की यदि इस बैंक की यदि 8% है और उसकी भी यदि 8% है तो ये क्या करेगा, 7.5 कर देगा। अब ये कंपटीशन में 7.5 करेगा, ये पहले से कमाया हुआ है, ठीक है। इस ये जो पहले से सेटअप है ये और कम कर देता है, ये 6% कर देता है। लेकिन वो बैंक नया है 6% नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके खर्चों का भुगतान नहीं हो पाएगा फिर। तो इस तरीके से वो फिर मार्केट में अपने बोरिया बिस्तर समेट के चला जाता है। तो इस तरीके से अनुचित प्रतियोगिता और स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहले से सेटअप बैंक है नए बैंक को मार्केट में आने नहीं देना चाह रहा है, वो अपना व्यवसाय दूसरे को नहीं बांटना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपस में जो प्रतियोगिता होती है वो नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े स्तर पे ये जो समस्या का सामना करना पड़ता है इनको। नेक्स्ट जो हमारी जो समस्या है वो है स्थानीय कोषों का बड़े क्षेत्रों में प्रयोग। ये एक और बड़ी दिक्कत होती है। जो शाखा बैंकिंग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से फैली हुई है, तो वहां से पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी लोगों की जो बचत होती है उनको इकट्ठा की जाती है। उसके बाद में उस बचत को बड़े क्षेत्रों में या विकसित क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो ये एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि जो स्थानीय जो कोष होते हैं जो लोकल क्षेत्र से इकट्ठे किए हुए हैं वो उनको आप बड़े क्षेत्र में ट्रांसफर कर रहे हो, जबकि उसी क्षेत्र में ट्रांसफर करना चाहिए जिस क्षेत्र से वो लिया गया है। तो एक बड़ा सोचने वाले ये विषय है। तो ये एक बड़ी दिक्कत का है क्योंकि बड़े क्षेत्रों का विकास हो पाता है, छोटे क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट का जो पॉइंट है वो है लोच का अभाव। इनमें क्या है, परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, दिक्कत की बात होती है क्योंकि आप जब अपने जो नियम है, जो अपने जो प्रबंध व्यवस्था है उसमें आप लोचशीलता नहीं रखोगे
तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए समस्या का विषय होगा। व्ययपूर्ण प्रणाली नेक्स्ट का पॉइंट है। तो इनका जो सिस्टम होता है बहुत बड़े स्तर पे फैले होने के कारण इनका जो खर्चा है, लागत है, वो भी अधिक आती है। तो इस तरीके से ये एक इसकी समस्या है। बैंकों की विफलता, ये एक और है कि यदि बड़े स्तर पे यदि बड़ी शाखाएं यदि फेल हो जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएं हैं वो अपने आप ही फेल हो जाती है। लोगों के मन में ये हो जाता है कि ये बैंक तो डूबने वाले हैं, ठीक है, तो लोग उन बैंकों से विश्वास उठ जाता है उनका, उन बैंकों से अपना पैसा वापस लेकर के किसी दूसरी साइड में भागने लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी दिक्कत होती है कि इस प्रकार के जो बड़े बैंक है, ठीक है, बड़े स्तर पे जो काम करने वाले बैंक है, बड़े शहरों में जो काम करने वाले जो बैंक है, वो यदि फेल हो जाए तो अन्य जो छोटे बैंक है, छोटी शाखाएं हैं, उनमें बड़ी दिक्कत आती है, मार्केट वैल्यू खराब होती है और लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो इस तरीके से शाखा बैंकिंग का ये दोष है। तो इस तरीके से हमने अध्ययन किया। और अब आप प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।